हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और आवेश वाला चैप्टर है। उसके अपन समरी पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो है ना, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी वस्तु को अपन 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं? 3 प्रकार से। पहला किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। तीसरा स्पर्श के द्वारा। किसके द्वारा? स्पर्श के द्वारा। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा। तो सवाल पूछा जा सकता है किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं? 3 प्रकार से। पहले घर्षण के द्वारा, दूसरा स्पर्श के द्वारा और तीसरा प्रेरण के द्वारा। तो आप बोलोगे सर कि आवेश को तो अपन ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अपन क्या कर सकते हैं? स्थानांतरण कर सकते हैं। तो आवेश उत्पन्न क्या होगा? ये तीनों विधियां, चाहे घर्षण बोलो, चाहे स्पर्श बोलो, चाहे प्रेरण, इनसे आवेश उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी विधि आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे लिखा देखो, घर्षण आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकती है। घर्षण में अपन क्या करते हैं? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और दूसरी वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं वो क्या हो जाती हैं? ऋणावेशित हो जाती हैं। देखो, घर्षण आवेश उत्पन्न नहीं करता है। आगे क्या लिखा है? घर्षण की प्रक्रिया में दो विद्युत रोधी वस्तुओं में से आपस में रगड़ते हैं। दो विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर क्या स्थानांतरण होते हैं? इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और जिसके कारण जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उस पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उस पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश। तो ध्यान रखना, घर्षण आवेश को उत्पन्न नहीं करता है। घर्षण की प्रक्रिया में केवल अपन दो विद्युत रोधी वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, उसकी वजह से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है वो तो होती है, क्या होती है? धनावेशित। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या हो जाती हैं? ऋणावेशित। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी वो पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है? वो पूछेगा कांच की छड़ को, किसकी छड़ को? कांच की छड़ को रेशम की कपड़े से रगड़ा जाए। किसके कपड़े से? रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो किस पे धनावेश आता है? कांच की छड़ पे धनावेश आता है और रेशम के कपड़े पे क्या आता है? ऋणावेश। कभी कभी पूछता है प्लास्टिक की छड़ को, किसको? प्लास्टिक की छड़ को फर के कपड़े पे रगड़ा जाए। किसके कपड़े पे? फड़ के। तो प्लास्टिक की छड़ पे नेगेटिव आवेश आता है और फड़ के आवेश पे कैसा आता है? पॉजिटिव। जब भी कभी भी दो वस्तुएं, मान लो एक विद्युत रोधी वस्तु हैं। कैसी वस्तु हैं? विद्युत रोधी वस्तु हैं। इनको आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण करती हैं। जो त्यागते हैं उस पर कितना आता है? धनावेश। जो ग्रहण करते हैं उस पर क्या आता है? ऋणावेश। अगर इस पर मान लो आवेश प्लस क्यू आया तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। और कुल मिला के आवेश कितना हो जाएगा? 0। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। घर्षण के द्वारा केवल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का। अगली चीज है, ये आपको पता है विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण और सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। अगली चीज मोस्ट, आवेश एक कैसी राशि है? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। एक क्वांटम आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है। ई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। ये आपको पता है। कूलाम का नियम, अगला कौन सा नियम? कूलाम का नियम किसके लिए? निर्वात के लिए। कितना होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यही आपको माध्यम के लिए पूछे तो माध्यम के लिए कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन की जगह आप क्या कर दोगे? सिंपल एप्सिलॉन कर दोगे। क्या कर दोगे? एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। और आपको पता है एप्सिलॉन को बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है ε0 × ε r के क्या होता है? बराबर। जैसे मैं बताता हूँ, अगली चीज़ आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखो, थोड़ी इसमें क्या करें, पेज ऐड करें क्या? पेज 1 मिनट देखना, ठीक है? अपन आपको मैं बताता हूँ पूरा डिटेल से। अगर कोई भी दो स्तर बिंदु आवेश है, मान लो Q1 और Q2 परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। अगर मान लो निर्वात में रखे हैं तो इनके मध्य लगने वाला बल F0 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यही अगर दो आवेश Q1 और Q2 इनके मध्य की दूरी r किसी माध्यम में रखे हैं, किसी माध्यम में रखा हुआ है, किसी माध्यम में, तो इनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा? Fm = 1/4πε
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माध्यम में बल अलग लगता है और निर्वात में बल अलग लगता है। ये भी मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा बल कहाँ लगता है? निर्वात में। माध्यम में बल हमेशा क्या लगता है? कम। कितना कम लगता है? माध्यम में बल, यानी जैसे FM, माध्यम में बल हमेशा क्या लगता है? निर्वात के बल से कम। कितना गुना कम लगता है? एप्सिलॉन आर गुना। कितना गुना कम लगता है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोला जाता है माध्यम का प्राविद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट को क्या बोला जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 सी स्क्वायर अपॉन NM स्क्वायर। एक वैल्यू मैंने आपको और बताई थी, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बताई थी 1/36 पाई इंटू 10 की पावर 9 सी स्क्वायर अपॉन कितनी हो जाएगी? NM स्क्वायर। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू एक तो होती है 1/36 पाई इंटू 10 की पावर 9 और एक होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 सी स्क्वायर अपॉन NM स्क्वायर। एप्सिलॉन को बोला जाता है क्या बोला जाता है? माध्यम की विद्युतशीलता। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एप्सिलॉन आर को बोला जाता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना कोई विमा होती हैं और इसका मान हवा के लिए कितना होता है? 1 होता है। किसी भी माध्यम के लिए इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अपन कुछ बात करते हैं तो अगर किसी मान लो अगर कोई माध्यम है, कैसा है? सुचालक माध्यम है, चालक माध्यम है, कोई धातु है, धातु की ये है ना विद्युतशीलता का मान कितना होता है? अनंत होता है। धातु की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? अनंत। निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है? एप्सिलॉन नोट। धातु की विद्युतशीलता कितनी होती है? अनंत। इस कारण किसी भी धातु में किसी भी धात्विक माध्यम में दो आवेश अगर r दूरी पे रखे हुए हैं, कितने रखे हुए हैं? r दूरी। कौन से माध्यम में? धात्विक माध्यम में। कैसे माध्यम में? चालक माध्यम में। तो उनके मध्य लगने वाला बल हमेशा कितना होता है? 0 होता है। बल हमेशा कितना होता है? 0। और कूलाम ने क्या बोला था? बल दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमणपति। तो r का मान अगर मान लो मैं 3 गुना कर दूं तो बल कितना गुना घटेगा? बल 9 गुना घटेगा। r का मान दूरी मध्य 4 गुना कर दूं तो बल कितना गुना घटेगा? बल घटेगा 16 गुना घटेगा। दूरी को 4 गुना बढ़ा दो तो बल कितना गुना घटेगा? दूरी को 3 गुना बढ़ा दो तो बल कितना गुना घटेगा? 9। धात्विक माध्यम में दो आवेश रखे तो उनके मध्य लगने वाला बल हमेशा कितना होता है? 0। और किसी भी चालक माध्यम का विद्युतशीलता कितनी होती है? अनंत। निर्वात की कितनी होती है? एप्सिलॉन नोट। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगली, किसी भी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में क्या प्राप्त होता है? कम प्राप्त होता है। और जितना कम प्राप्त होता है उसको क्या बोला जाता है? माध्यम का प्राविद्युतांक। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है माध्यम में बल बटा निर्वात में बल के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? ये क्या बोला जाता है? प्राविद्युतांक। माध्यम का क्या बोला जाता है? प्राविद्युतांक। सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, देखो अच्छे से लिख रहे हैं। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला कितना होता है? एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है निर्वात में बल, किसमें बल? निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को अपन क्या बोला जाता है? प्राविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो निर्वात में बल हमेशा माध्यम में बल हमेशा निर्वात की तुलना में कम लगता है। और कितना गुना लगता है? एप्सिलॉन आर गुना। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? एप नोट अपॉन एफ एम। यानी निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को क्या बोला जाता है? माध्यम का प्राविद्युतांक बोला जाता है। सवाल देगा दो आवेशों के मध्य अगर कांच की छड़ रख दी जाए तो बल घटेगा बढ़ेगा? तो बल घटेगा। अगली चीज़ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है लिमिट Q नोट टेंडिंग टू 0। इसका मतलब Q नोट क्या होना चाहिए? अति अल्प होना चाहिए। Q नोट कितना होना चाहिए? अति अल्प। इसका फॉर्मूला कितना होता है? E बराबर एफ अपॉन क्यू। E बराबर एफ अपॉन क्यू। जब अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो मैंने बोला था किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अगर आपको तीव्रता निकालनी हो, क्या निकालनी हो? तीव्रता। उस बिंदु पर अपन एक परीक्षण धनावेश रखते हैं, परीक्षण धनावेश। और इस परीक्षण धनावेश पर मान लिया कि F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? F। तो F बटा Q नोट, F बटा Q नोट। Q नोट बहुत छोटा होना चाहिए तो इसको अपन दिखाते हैं लिमिट Q नोट टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर Q नोट का मान 1 कूलाम कर दूं तो एकांक कूलाम पर
लगने वाला बल ही क्या कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, परिभाषा। क्या होती है परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, या इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। इसकी विमा भी आपको लिखनी आनी चाहिए। विमा क्या हो जाएगी, m1L1T-2 अपॉन सी की कितनी होती हैं, A1T1। आप निकाल सकते हो, विमा निकालनी आनी चाहिए। और इनकी भी आपको विमा और मात्रक आना चाहिए। जैसे K का मान कितना होता है, K का मान होता है 9 × 10⁹ Nm² अपॉन c²। इसकी आपको विमा भी आनी चाहिए। एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन का मात्रक होता है c² अपॉन Nm²। इन सारों का जैसे आपको पूछेगा K की विमा कितनी होती है, मैंने बताया था 1 2 3 4, पीछे क्या लगा दो माइनस, m1L3T-4, ए कितना हो जाएगा 2। और इसकी उल्टी कर दूंगा, किसकी विमा बन जाएगी, इसकी सेम 1 2 3 4, आगे क्या लगा दो माइनस, तो क्या बन जाएगी m1L3T4A2। ये किसकी विमा बन जाएगी, विद्युतशीलता की क्या बन जाएगी, विमा। ये सब आपको आना चाहिए, बहुत आसान है। अगली बच्ची देखो, दो विद्युत बल रेखा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो विद्युत बल रेखा आपस में क्यों नहीं काटे, क्योंकि काटेगी तो कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं आएगी, दो, जो विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा बताती हैं, दो, जो कि संभव नहीं है। अपन को पता है, अगर मान लो किसी निकाय में 3 आवेश हैं, किसी निकाय में कितने आवेश हैं, मान लो कोई निकाय है, 3 आवेशों का निकाय, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3, और किसी बिंदु P पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर कितनी तीव्रता आएगी, 3 तीव्रता। मान ली एक E1 तीव्रता आएगी, एक तीव्रता कौन सी आएगी, E2 तीव्रता आएगी, एक तीव्रता कौन सी आ जाएगी, E3, एक तीव्रता कौन सी आ जाएगी। और बिंदु P पर बताओ परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, तीनों तीव्रताओं के सदिश योग क्या होती हैं, बराबर। इसको अपन कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये भी आपको आना चाहिए। अब अगला है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इसको क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव। और द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके मध्य की दूरी, जिसकी दिशा हमेशा -q से किसकी ओर होती है, +q। किसी भी द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, किसी भी द्विध्रुव पे कुल आवेश हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अक्ष पे तीव्रता कितनी होती है, 2kp/r³। कितनी होती है, 2kp/r³। के का मान कितना होता है निर्वात के लिए, 1/4πε0। और आपको पता है अक्ष पे तीव्रता हमेशा +p में होती है, और माइनस पे तीव्रता हमेशा किधर होती है, -p की ओर होती है। कितनी होती है बताओ, निरक्ष पे तीव्रता कितनी होती है, तुमको सर निरक्ष पे तीव्रता होती है -kp/r³। पीछे क्या लगा दो, p कैप, क्या लगा दो, p कैप। यहाँ पर ये देख लो, ये p कैप है, यहाँ गलती मत करना, ये क्या, सॉरी ये आपका देखो ये क्या है, 1 मिनट रुकना, ठीक है। क्या हो रहा है रे, 1 मिनट। इसको आप है ना, इसको लिख दिया P सदिश, या यहाँ से आप इसको हटा दो, इसको किसको हटा दो, P सदिश को हटा दो। कितना हो जाएगा फॉर्मूला देखो, kp/ क्या हो जाएगा, r³ और पीछे क्या लगा दो, p कैप। पीछे क्या लगा दो, जैसे ऊपर लगा हुआ ना p कैप, ऊपर ये लगा ना माइनस, ये देखो यहाँ तो है +p कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा -p कैप। इसका परिमाण कितना है, kp/r³, दिशा क्या हो जाएगी, p कैप। किसी भी द्विध्रुव पे लगने वाला कुल बल हमेशा कितना होता है, 0। बल आघूर्ण कितना होता है, Pe sin थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको बता देता हूँ। किसी भी द्विध्रुव पे लगने वाला कुल बल, नेट फोर्स हमेशा कितना होता है, 0। बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है द्विध्रुव का, Pe sin थीटा। थीटा किसके बीच का कोण होता है, P और E के बीच का कोण होता है। और बल आघूर्ण का सदिश रूप कितना होता है, P×E। आपको याद रखना, बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण P के भी लंबवत होता है और E के भी क्या होता है, लंबवत। बल आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों के क्या होता है, लंबवत। बल आघूर्ण अगर मान लो स्थायी साम्यावस्था है तो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 0। बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। अस्थायी साम्यावस्था, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180। बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। अधिकतम कब लगता है, जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 90। और बल आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा इस टाइम, Pe कितना हो जाएगा, Pe। और आपको पता होना चाहिए अक्ष पे तीव्रता, किसी भी द्विध्रुव के अक्ष पे तीव्रता का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। और किसकी दिशा में होता है, P की दिशा में होता है। किसकी दिशा में होता है, P की। निरक्ष पे तीव्रता कितनी होती है, kp/r³। किसकी दिशा में होती है, -p की दिशा में होती है। किसी भी
द्विध्रुव पे कुल आवेश कितना होता है 0, कुल बल कितना होता है 0, बलागुण लगता है क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या होती हैं अलग अलग। बलागुण का फॉर्मूला कितना होता है किसी एक बल का परिमाण इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। देखो ये अपन ने आराम से पढ़ लिया। देखो आराम से आप एक बार पूरा चैप्टर आके अगर मान लो तैयार है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो। अब देखो मैं आगे आपको और रिवाइज कराता हूँ। ये देखो ये अपन थोड़ा फ्लक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में। और आपको पता है किसी भी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस क्षेत्रफल को काट कर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या होता है समानुपाती। और अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर रखी हुई सतह भी कैसी हैं समतल है तो बताओ फॉर्मूला कितना हो जाएगा प्लस का फाई बराबर ई एस कोस थीटा। या इसको क्या लिखते हैं ई डॉट। अपन एरिया को ए से लिखते हैं, इसने एरिया को किससे लिख दिया एस से। एरिया को कभी कभी एस से भी लिखते हैं, किससे लिखा जाता है एस। ई डॉट क्या हो जाएगा एस। थीटा किसके बीच का कोण हो जाएगा ई और एस के बीच का कोण। किसके बीच कोण हो जाएगा ई और एस के बीच का कोण हो जाएगा। सुनना अच्छे से। थीटा बताओ क्या है विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण होता है। क्षेत्रफल सदिश के विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल सदिश को एस वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो फाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा ई डॉट एस। अगर अपन का विद्युत क्षेत्र असमान हो, अगर सतह समतल नहीं हो तो अपन क्या करते हैं समाकलन के द्वारा पहले एक अल्पांश लेते हैं, अल्पांश से फ्लक्स निकालते हैं, फिर अपन को पूरा फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं समाकलन करते हैं। और अगर सतह बंद हो तो यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं गोला लगा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आपको फ्लक्स का कोई मात्रक पूछे तो ई का मात्रक क्या होता है अभी बताया न्यूटन पर कूलाम। और इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा मात्रक न्यूटन बटा कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर ई का मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर और इंटू मीटर स्क्वायर। तो या तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन बटा कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी विमा भी आनी चाहिए। सुनना फ्लक्स के सवाल में देगा ना वो आपको गलत चीज देगा। ऐसे बोलेगा कि सतह जैसे मान लो उसने बोल दिया कि सतह विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है अगर सतह विद्युत क्षेत्र का साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हैं तो थीटा आपको कितना लेना पड़ेगा 60 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा 60 लेना पड़ेगा। और अगर वो बोले सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, अगर बोले सतह विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उस टाइम थीटा कितना हो जाएगा 0। अगर बोले सतह विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है तो उस टाइम थीटा कितना हो जाएगा 90। जब थीटा 90 हो, अगर सतह विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, सतह विद्युत क्षेत्र क्या हो अनुदिश हो, मतलब एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए लंबवत। तो ऐसी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाता है 0। फ्लक्स कितना हो जाता है 0। तो आपको पता होना चाहिए फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स किसका मापन करता है किसी भी सतह से काट कर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या होता है मापन करता है। अगली चीज थर्ड चीज क्या है जैसे आपको ये तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। चौथा पॉइंट ये नहीं पढ़ी, ये इम्पोर्टेंट है। यदि आवेश वितरण रेखीय हैं तो मैंने बताओ लैम्बडा को क्या बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा को क्या बोला जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, रो को क्या बोला जाता है सिंपल आवेश घनत्व। सिंपल क्या बोला जाता है या तो बोल दो आयतन आवेश घनत्व या सिंपल आयतन आवेश घनत्व बोला जाता है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है कूलाम बटा मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रा क्या होता है कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। और सिंपल आवेश घनत्व जिसको रो से लिखते हैं उसका मात्रा क्या होता है कूलाम बटा मीटर क्यूब। और आपको पता है लैम्बडा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा क्यू बटा एल या सिंपल अल्पांश के टर्म में लिखो कितना हो जाएगा डी क्यू बटा डी एल। सिग्मा का मात्रा कितना हो जाएगा डी क्यू बटा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना डी एस। आयतन आवेश घनत्व रो कितना हो जाएगा डी क्यू बटा डी वी। ये तीनों के मात्रक आपको आना चाहिए। अगला आपका गाउस का नियम इंपॉर्टेंट है। गाउस का नियम बताओ कैसे पृष्ठों के लिए लागू होता है बंद पृष्ठों के लिए। और किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है गाउस के नियम के अनुसार ई डॉट डी एस का मान होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है ये यहाँ पर सिग्मा क्यू लगा दो, क्या लगा दो सिग्मा क्यू। जहाँ सिग्मा क्यू क्या है पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश। अगला देखो अनुप्रयोग पढ़े थे अपन ने लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व के कारण एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है 2k लैम्बडा अपॉन ये देखो 2k लैम्बडा अपॉन आर। ई क्या होता है समानुपाती 1 अपॉन आर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी कोई आवेशित अचालक परत है कैसी है कोई भी मालूम परत है तो परत के कारण कितनी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
प्रतिकान कितनी होती हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर खोखला गोला है, कैसा गोला है, खोखला गोला, तो अंदर तो कितनी हो जाएगी, 0, बाहर कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सतह पर कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाउस के नियम के तीनों अनुप्रयोग आना चाहिए, गाउस का नियम आना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और सिंपल आवेश घनत्व का आपको अगर आवेश घनत्व दे दे, कुछ भी नहीं बोले, रेखीय या पृष्ठीय, तो आपको उसका मतलब क्या मानोगे, रो मानोगे। और ये आपको फ्लक्स के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए।